गुड मॉर्निंग। अभी हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया है एक तरह से आईपी। हम कल बात कर रहे थे आईपी के रिगार्डिंग। आईपी के रिगार्डिंग जब हम बात कर रहे थे आईपी का मतलब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, उसमें हमने ये बात किया कि हम इसका रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं, आईपी किसे कहते हैं, आईपी कौन होता है, इसका कैंसिलेशन क्या होता है और किन किन तरीक़ों से वो अपना सर्टिफिकेट सरेंडर कर सकता है। इसमें कौन कौन से फॉर्म हमने अभी तक पढ़ लिया था, तो हमने इसमें फॉर्म पढ़ लिया था, फॉर्म ए, फॉर्म डबल ए, फॉर्म बी, फॉर्म ई ए, फॉर्म जी एंड एक और था फॉर्म ई। तो हमने मोटा मोटा ये पढ़ लिया था। हमारे पास दो बातें थी कल। पहली तो ये थी कि भाई इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एज ए इंडिविजुअल। दूसरी बात हमारे पास थी प्रोफेशनल इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एज ए एंटिटी। तो जब भी हम एंटिटी की बात करते हैं तो एंटिटी के लिए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी प्लस आपका आई बी बी आई इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी जिसको हम बोर्ड कहते हैं। उसमें हमारे को सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि क्या वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी जो है वो उसको रिकॉग्नाइजेशन मिली है या नहीं मिली। तो रिकॉग्नाइजेशन मिली है नहीं मिली उसके लिए हम आज यही डिस्कस करेंगे। तो रिकॉग्नाइजेशन की बात करेंगे एंड एक प्रोफेशनल एंटिटी की क्या रिपोर्टिंग होती है बोर्ड को, उसके लिए हम बात करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। इसमें रेगुलेशन 12 कहता है कि आपके एंटिटी का रिकॉग्नाइजेशन कैसा होगा। चलते हैं हम। तो रेगुलेशन 12 हमारे को ये कहता है कि एक कंपनी रजिस्टर्ड पार्टनरशिप यानी फर्म एलएलपी यानी यानी एंटिटी कौन हो सकता है। तो एंटिटी या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, चूंकि कंपनी लिखा है तो प्राइवेट पब्लिक दोनों हो सकता है। तो एक कंपनी हो गया, पार्टनरशिप फर्म हो गया और एलएलपी हो गया। पार्टनरशिप फर्म जो कि रजिस्टर्ड हो अंडर पार्टनरशिप एक्ट में, ठीक है। तो ये मेन कंडीशन, पहला कंडीशन तो ये है, जब आप बोर्ड के पास जाओगे तो ये फुलफिल करना पड़ेगा। दूसरा, इसका कोर ऑब्जेक्टिव जो होना चाहिए वो सपोर्ट सर्विस टू इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होगा और टू कैरी ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स और बोथ। नेक्स्ट, नेटवर्थ 1 करोड़। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसका नेटवर्थ में पेड अप कैपिटल, रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम इन सबको बोलते हैं एज पर कंपनीज एक्ट। और तो इसका नेटवर्थ 1 करोड़ यानी 1 करोड़ जो होगा आपका नेटवर्थ होना चाहिए, इससे कम नहीं चलेगा। Majority, what more is important, majority equity share and voting rights are held by the professional who are director in case of its company। यानी जब भी आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करेंगे तो जो इसमें मेजोरिटी है, इसमें ऑल ने लिखा था मेजोरिटी यानी 99%, 51%, 52%, 60%। जो मेजोरिटी होल्डिंग होगी वो प्रोफेशनल्स की होगी, ठीक है जी। और जो कि वो डायरेक्टर होगा अगर कंपनी है तो। मेजोरिटी कैपिटल कंट्रीब्यूशन चाहिए अगर वो एलएलपी होगा या पार्टनरशिप फॉर्म होगा, यानी दो क्राइटेरिया हो गया, ठीक है जी। उसके बाद मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स डायरेक्टर्स, पार्टनर और डायरेक्टर जितने भी कंपनी में होंगे, तो कंपनी में डायरेक्टर होगा या पार्टनर होगा, एज द केस में भी आर इंसॉल्वेंट, वो भी आईपी होगा। मेजोरिटी ऑफ इट्स होल टाइम डायरेक्टर आईपी और नन ऑफ इट्स पार्टनर और डायरेक्टर इज अ पार्टनर और डायरेक्टर अनदर इंसॉल्वेंसी में ना हो। प्रोवाइजो भी पढ़ लेते हैं फिर मैं ब्रीफ कर दूंगा। प्रोवाइजो ये है कि प्रोवाइडेड दैट इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी रिकॉग्नाइज्ड बिफोर द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द IBBI इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल संज्ञा शैल कंप्लाई विद द प्रोविजन BC 31 दिसंबर 31 फॉर द पर्पस ऑफ दिस नेटवर्थ मीन्स एज पर कंपनीज एक्ट डिफाइन है, ठीक है। सम ऑफ पार्टनर्स contribution in the capital amount and their undistributed profit net of accumulated loss if any in case of registered or LLP। मतलब अब मैं ये इसको रिकॉग्नाइजेशन कैसे मिलेगा, मैं इसको ब्रीफ कर रहा हूँ। रिकॉग्नाइजेशन के लिए आपके पास, यानी अब मैं जो हूँ प्रैक्टिकली सोच रहा हूँ कि मेरे पास एक कंपनी है या मैं एक कंपनी मैं आईटी हूँ और
मेरा एक फ्रेंड है, वो भी आईपी है। हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम जो है आईपी का काम करेंगे, लेकिन इंडिविजुअल कैपेसिटी में ना करके इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी की कैपेसिटी में करेंगे। इसके लिए मेरे पास तीन ऑप्शन अवेलेबल है, या तो मैं कंपनी खोल लूँ, या मैं रजिस्टर्ड पार्टनरशिप कर लूँ, या जो है मैं एलएलपी कर लूँ। मैंने डिसाइड ये कर लिया कि मैं कंपनी करता हूँ। कंपनी करूँगा तो मेरे को क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। सबसे पहले जब मैं कंपनी बनाऊंगा, नाम रिजर्व करूंगा, उसके बाद मैं कंपनी में ऑब्जेक्ट डिसाइड करूंगा। तो मेरा ऑब्जेक्ट, कोर ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए कि सर्विस टुवर्ड द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। और मेरे तक तो सर्विस इंसॉल्वेंसी, और जो भी मैं बिजनेस करूंगा वो आपका एज ए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल करूँ। ये मेरा बहुत क्राइटेरिया होना चाहिए। मेरी कंपनी का नेटवर्थ 1 करोड़ होना चाहिए, जो कि कंपनीज एक्ट में डिफाइन है। दूसरा, मेरे जो होल्डिंग्स हैं, शेयर होल्डिंग्स 90% का मेजोरिटी मुझे होल्ड करना पड़ेगा, जो मेरी वोटिंग राइट्स है। मेजोरिटी ऑफ कंपनी जो का जो होल टाइम डायरेक्टर होगा वो आईपी होगा। और मैं जो बीइंग आईपी जिस कंपनी में हूँ, मैं दूसरे में मैं डायरेक्टर नहीं बन सकता हूँ, या दूसरे में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं रखना है। और कंपनी में मेजर डायरेक्टर जो होगा, मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर आईपी होना चाहिए। मान लीजिए 3 डायरेक्टर है, उसमें से 2 आईपी होना चाहिए। जैसे मैं मेरे केस में, जैसे मैं दो, अगर मान लो सपोज एक एडवोकेट है और एक आईपी है, तो ये तो 50-50 हो जाएगा। लेकिन लिखा है वो वर्ड मेजोरिटी, तो मेजोरिटी का मतलब मोर देन 51%। हम ये मान के चलते हैं डायरेक्टर्स या पार्टनर्स होना चाहिए। एलएलपी के केस में, और ये मैंने बता दिया, एलएलपी के केस में क्या होता है कि कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। ठीक है जी। कंट्रीब्यूशन के लिए इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। जो कंट्रीब्यूशन के लिए इन्होंने कहा कि who are its partner in case of LLP registered voting rights my work capital condition made by the insolvency profession। ठीक है जी। तो ये आपका हो गया एक तरह से क्राइटेरिया, बेसिक क्राइटेरिया। ये है नीचे एक्सप्लेनेशन में डेफिनेशन का है 257 को लोगे। और सम ऑफ पार्टनर्स का क्या मतलब हुआ है, कंट्रीब्यूशन ऑफ द in the capital account and their undistributed profit net of accumulated losses if any in case of registered पार्टनरशिप फॉर्म और एलएल। तो रिकॉग्नाइजेशन के लिए मेरे को एक कंपनी की ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल करनी पड़ेगी। यहाँ लिखा है नन ऑफ द पार्टनर्स और डायरेक्टर्स ए पार्टनर और डायरेक्टर निधर। ये मैंने बात कर ली है कि भाई ऐसा ना हो कि भाई 4 एपी की कंपनी खोल रही, एक में मैंने आपको बैठा रखा, सॉरी, एक चारों जगह मैं ही करूँ काम करूँ, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। अब ये कहता है कि पढ़ लेते पहले इसको। अ पर्सन एलिजिबल अंडर सेक्शन 1 में मेक एन एप्लीकेशन फॉर रिकॉग्नाइजेशन एज ए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी to the board in Form C of the second schedule, along with applicable application fees 2 lakh rupees. The board shall acknowledge an application made under within 7 days. The board may, after examination of the application, require the applicant to submit with reasonable time additional documents, information or clarification. Second, inspect or inquire the applicant. Third, require any of the directors or partners of the applicant to appear with a reasonable time before it in person for any clarification as may be necessary for the purpose of considering application। तो भाई भाई हमने ये समझा कि पिछले कंडीशन में तो हमने क्राइटेरिया था कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा। अब हम आप ऑर्गेनाइजेशन बना लिया आपने, मान लीजिए कंपनी बना लिया, तो आप बोर्ड के पास अप्रोच करोगे तो कैसे अप्रोच करोगे, मैं मेरे को रिकॉग्नाइजेशन दो। इसके लिए आपको फॉर्म सी फिल करना पड़ेगा। और सेकेंड से उस फॉर्म सी में आप अपने एंटिटीज़ की डिटेल डालेंगे एंड बोर्ड के पास जाएंगे। बोर्ड उसको 7 दिन में एक्नॉलेजमेंट कर देगा, ठीक है कि आपका एक्नॉलेजमेंट है, हमने मान लिया। अब बोर्ड जो है अभी सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज किया है नहीं किया, हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। बात हम ये कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि वेदर यू हैव फाइल्ड द फॉर्म सी और नॉट। फॉर्म सी मतलब रिकॉग्नाइजेशन के लिए एप्लीकेशन।
उसके बाद बोर्ड के पास आ जाएगा, बोर्ड उसको इंक्वायरी करेगा, एक्सप्लेनेशन मांगेगा, डॉक्यूमेंट्स क्लारिफिकेशन कुछ भी मांग सकता है। मैं 12 और 13 साथ में पढ़ रहा हूँ। 12 में हमने सिर्फ रिकॉग्नाइज किया कि क्या चीज़ें हैं और एप्लीकेशन है। अब 13 में आ जाओ, बोर्ड क्या करेगा। वो बेसिकली सी बात है, प्रोसेस है पूरा। बोर्ड क्या करेगा, अगर खुश है आपसे, आपकी डॉक्यूमेंटेशन से वो खुश हो गया है, तो वो ग्रांट कर देगा एक सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्नाइजेशन। कितने दिन के अंदर? 60 डेज के अंदर। ठीक है जी, मैं सेंटेंस पढ़ लेता हूँ, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। Where the board, after consideration the application under such regulations 4 of regulation 12, जो कि हमने अभी ऊपर बात करी, is satisfied, it is satisfied that the applicant is eligible under this regulation, it may grant a certificate of recognition as an insolvency professional entity within 60 days of the receipt of application, excluding the time by the applicant for submitting additional documents, information, clarification, appearing in person, or as the case may be, under Subregulation 4, Subregulation 12. Is the prima facie opinion that recognition ought not be granted, it shall communicate such opinion along with reasons thereof and provide the applicant an opportunity to submit explanation within 15 days of the receipt of the communication from the board it enabled to form a final opinion. The board shall within 30 days of receipt of explanation, if any, submitted by the applicant under clause grant the certificate as insolvent professional entity or reject the application by ordering after recording reason thereof. The board shall grant certificate of recognition as insolvency professional entity under clause A, B in form D of second section. तो हम एनालिसिस करते हैं इस टॉपिक, इस रेगुलेशन पे। हमने 12 में रिकॉग्नाइज कर लिया, 12 के सेकंड कंडीशन में हमने एप्लीकेशन मूव कर दी। मैं फॉर्म सी में हम जाएंगे और एक्नॉलेजमेंट बोर्ड 7 दिन के अंदर कर दे। अब बोर्ड को लगता है कि वे सारे कंडीशन सेटिस्फाई, तो बेधड़क वो 60 डेज के अंदर आपको रिकॉग्नाइजेशन सर्टिफिकेट इशू कर देगी। किस फॉर्म में? फॉर्म डी। और अगर उसको नहीं लगता है कि भैया आपका जो सर्टिफिकेट इशू किया जाए, तो आपको बुलाया जाएगा और आपकी ये ड्यूटी बनती है कि 15 दिन में आप उसको एक्सप्लेन करें। 15 दिन में एक्सप्लेन करने के बाद अगर बोर्ड सेटिस्फाई हो जाता है तो ऑब्वियसली आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, इन्फॉर्म डी। और नहीं होता है तो आपको रीजन के साथ बता दिया जाएगा कि भैया हम आपको नहीं दे सकते। तो ये टाइम पीरियड कब होगा? 30 दिन में, 30 दिन के अंदर। अब मैं, एक तो हमने ये स्टेप पूरा समझ लिया, अब थोड़ा मैं प्रोसेस की बात करूँ, क्या प्रोसेस होगा। क्योंकि मैं जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मैंने कंपनी खोली है, तो मैंने अपने कंडीशंस फुलफिल कर लिया। मेरा कंडीशन क्या था कि जितने भी शेयर होल्डिंग है आईपी होल्ड कर रखा है, मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर आईपी है, होल टाइम डायरेक्टर भी आईपी है कंपनी में। ज़्यादातर एलएलपी के केस में मेजर वही पार्टनर्स हो जाएंगे। नेटवर्थ मेरा 1 करोड़ है। मेरा कोर ऑब्जेक्टिव आईपी सपोर्ट सर्विस, आईपी सपोर्ट सर्विस प्लस आईपी का काम करना है। ये मैंने सारे कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद मैंने फॉर्म सी का एक एप्लीकेशन फाइल किया बोर्ड में, सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दिए। बोर्ड ने 7 दिन में एक्नॉलेजमेंट कर दिया। बोर्ड हैप्पी हो गया मेरे से। उसने बोला भाई पैसा अच्छे हैं, इनकी कंपनी अच्छी है, इनके सारे क्राइटेरिया फुलफिल है, उनको सर्टिफिकेट ग्रांट कर दिया गया। बोर्ड ने मेरे को सर्टिफिकेट ग्रांट कर दी। इस फॉर्म में, फॉर्म डी में। सी में अप्लाई किया, डी में मिल गया। इंटरेस्टिंग बात है।
कितने दिन में मिल गया मेरे को? 7 दिन एक्नॉलेज कर लिया और 60 दिन के अंदर मेरे को सर्टिफिकेट मिल गया। अब बोर्ड को लगता है नहीं यार, अब दूसरा कंडीशन, नहीं यार ये जो कुछ तो कमी है, तो मेरे को बुलाया जाएगा, नोटिस दिया जाएगा, 15 दिन के अंदर मेरे को जवाब दाखिल करना है। अब जवाब दाखिल करने के 15 दिन के अंदर बोर्ड के पास दो ऑप्शन फिर आ जाते हैं। उसके जो दो दो ऑप्शन आएगा ना, उसको रिप्लाई करने में 30 दिन लगाएंगे। पहला ऑप्शन ये आएगा कि सर्टिफिकेट दे दीजिए फॉर्म डी में। कौन सा सर्टिफिकेट? रिकॉग्नाइजेशन सर्टिफिकेट। और अगर आप सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हो 30 दिन के अंदर, तो बता दो। तो ये मैंने आपको प्रोसेस बता दीजिए दिया कि किस तरीके से रिकॉग्नाइजेशन सर्टिफिकेट कोई रिसीव कर सकता है, दोनों रेगुलेशन को फॉलो करते हुए। आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने जाना, पिछली बार जाना था क्या, कि जब भी आईपी को जो इंडिविजुअल होता है या इंडिविजुअल या इंफॉर्मेशन एंटिटी भी होता है, अगर वो आईपी बनता है तो बोर्ड जो कुछ कंडीशन रख देती है, तो ये आपको जैसे फिट एंड प्रॉपर पर्सन होना चाहिए, फुल टाइम रेगुलेशन फॉर्म को आपको फॉलो करना चाहिए, आपको 1% बोर्ड को देते रहना चाहिए, ऐसे कुछ कंडीशंस हैं। उसी तरीके से जब आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, तो आपको कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी। मैंने प्रोसेस बता दिया, अब कंडीशन पर गौर करते हैं। पहले मैं कंडीशन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के बताता हूँ ये क्या कंडीशंस है, ठीक है जी। उसके बाद हम डिटेल में जाएंगे और इस पे एनालिसिस करेंगे। तो पहले मैं आपको कंडीशंस हम पढ़ते हैं। पहला कंडीशंस क्या है? पहला नंबर, रेगुलेशन 12 को हमेशा मेंटेन करना है। रेगुलेशन 12 मैंने अभी डिस्कस किया था। बोर्ड को 30 दिन के अंदर, बड़ी इंपॉर्टेंट, बोर्ड को 30 दिन के अंदर, मैं पढ़ लेता हूँ पहले। व्हेन द बोर्ड विद इन 30 days, व्हेन एन इंडिविजुअल cease to be a director or partner as the case may be, inform F of second along with fees of 2000 rupees। ठीक है जी, मैं बाद में डिस्कस करूंगा, एनालिसिस करूंगा। प्रोवाइजर से कितना कहता है कि ये 2020 के बाद कीजिएगा। ये जो अमेंडमेंट आया था 2020 के बाद आया, उससे पहले की जरूरत नहीं है फॉर्म एफ में हमें। ठीक है जी। इसमें थोड़ा सा देखिए, दो प्रोवाइजो हैं, दो प्रोवाइजो, एक तो वही कहता है 20 के बाद करो, और फिर 20 के बाद करने के बाद फिर अमेंडमेंट लाए। अब ये कह रहे हैं कि आपको एंटिटी जो भी है इन्फॉर्म करें 30 दिन। तो मोटा मोटा आप ये समझिए 21 के बाद आपको इंटीमेट करना पड़ेगा। साथ में ये भी लिखा है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन केस द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी is enrolled with the professional agency to intimate under the clause shall also be made to such insolvent professional agency to update the register of member। ठीक है, कर देंगे इसको। Inform the board within 30 days when an individual join as a director, partner as a case may be informed of the second schedule along with the fees of 2000 rupees। सीए क्या कहता है? सीए कहते हैं द बोर्ड a fee of 1% of the turnover from the service rendered by the preceding financial year on or of April फॉर्म जी में देना पड़े। ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, लेकिन उन्होंने कंडीशन डाला हुआ है। सबमिट द बोर्ड 15th day of October every year a compliance certificate in preceding financial year। compliance सर्टिफिकेट देना पड़ेगा 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर प्रत्येक साल
बाय, लेकिन सबमिट टू द बोर्ड बाय 15 तारीख तक आपको एक कंप्लायंस सर्टिफिकेट देना है। तो पहला बेसिक कंडीशन मैंने ये देखा है। अभी हम सब सेक्शन 2 का जो कंडीशंस की बात कर रहे थे, दो कंडीशन तो मोटा मोटा दो कंडीशन की बात कर रहे हैं। और इसमें दो फॉर्म मेरे को समझ में आ रहे हैं, एक तो फॉर्म एफ और फॉर्म एच। जी की हमने बात कर ली थी। जी में क्या होता है कि भैया एंटिटी के केस में आपको जो 1% का टर्नओवर बेसिस होता है वो हमें बोर्ड को देना होता है। तो फॉर्म जी में देते हैं एंटिटी केस में, और ई में देते हैं इंडिविजुअल केस में, जहाँ तक बात है। अब मैं करता हूँ बात इसकी कि क्या फॉर्म जो है, मतलब इसमें क्या कंडीशन। पहला कंडीशन तो मोटा मोटा आप ये मान के चलिए कि जो भी डायरेक्टर या पार्टनर चेंज होता है, चाहे वो अपॉइंटमेंट हो चाहे वो रेजिग्नेशन, तो फॉर्म एफ में आपको 30 दिन के अंदर बोर्ड को बता देना है। फीस कितना लेगा? 2000। 2000 रुपये में इंटीमेशन देना है इसको। ये बात है। हमारे जो डायरेक्टर साहब या पार्टनर साहब है, वो या तो आ गए या चले गए। फॉर्म एफ में इंटीमेट कर दीजिए किसको? बोर्ड को। और तीसरा, सॉरी दूसरा, ये ड्यूटी है किसकी? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी की। जैसे आप बैलेंस शीट क्लोज करते हैं हर साल, इसी तरीके से आपको फॉर्म एच में कंप्लायंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। फॉर्म एच में देना पड़ेगा, किसको देना पड़ेगा? बोर्ड को। कब देना पड़ेगा? हर साल के 15 अक्टूबर से पहले। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। तीसरा सबसेक्शन कहता है कि an insolvency professional entity shall be jointly and severally liable for all acts or omission of the partners directors as insolvency professional committed during the such partnership or directorship। मतलब इसमें ये है कि कोई भी कंपनी बनती है तो ऐसे सिंगली लिखा हुआ है, सबरली लिखा हुआ है, ज्वाइंटली। तो आपने रेजोल्यूशन पास नहीं किया और आप कह रहे जी मैं तो रिस्पॉन्सिबल नहीं, उन्होंने साइन किया रिपोर्ट पे। ऐसा नहीं होगा। सब के सब या तो सबरली होंगे या ज्वाइंटली लायबल होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। तो मैंने पूरा 13 पढ़ लिया। 13 में 12 में आपने 12 और 13 के फर्स्ट रेगुलेशन तक, क्लॉज तक एक प्रोसेस है। दूसरा क्या होगा? कंडीशंस हो गया। तीसरा क्या हो गया आपका? लाइबिलिटी हो गया कि भाई सबरली जॉइंटली लायबल हो। रेगुलेशन 14 छोटा सा, इसको पढ़ लेते हैं। ये कहता है वेयर द बोर्ड इज ओपिनियन दैट द सफिशिएंट कॉज एग्जिस्ट फॉर डी रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी ही मे डू सो बाय पासिंग अ रीजन ऑर्डर। बोर्ड को कभी भी एहसास हुआ, दिल में एहसास हुआ कि भैया मैं इसको जो हूँ डी रिकॉग्नाइजेशन कर सकता हूँ, तो बोर्ड हैज पावर टू डू सो। रेगुलेशन 15 बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत छोटा सा क्लॉज है। वो कहता है कि जो फॉर्म का जो प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड है उसके अंदर आपने इसको सबमिट नहीं किया, तो जो आपका डिले है उस पर 12% का इंटरेस्ट लगेगा उस अनपेड अमाउंट पे। कब तक लगेगा? जब तक का उसका समय सीमा था। जैसे 30 दिन का होगा, कहीं पे ऐसे 1% है लिखा, उसका 30 दिन के अंदर आपने नहीं जमा किया तो 30 दिन छोड़ के उस पर सिंपल 12% का इंटरेस्ट लगेगा। ये जो पैनल प्रोविजन आ गया। अब आते हैं हम सेक्शन 208। सेक्शन 208 क्या कहता है कि एक आईटी, हम चलते रहते कि हमने क्या क्या समझ लिया, थोड़ा सा ब्रीफ भी करते रहेंगे साथ साथ में। पहले तो हमने समझ लिया कि आईटी को कैसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा और किस किस बेसिस पे कंसीडर हो सकता है, कंसीडर हो सकता है और रिजेक्ट हो सकता है। दूसरा,
इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी का क्या क्राइटेरिया होता है, कैसे रिकॉग्नाइजेशन होता है, कैसे डी रिकॉग्नाइजेशन, क्या फॉर्मेलिटीज होती है जो बोर्ड को बतानी होती है, अगर आपने टाइमली नहीं किया तो क्या ब्याज लगेगा पेनल्टी लगेगा। अब आते हैं कि अब आते हैं हम फिर आ जाते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल या इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी, ये दोनों हो गया। इसको हम अपने शब्द में आईपी कहते हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कहते हैं। ये दो हो सकते हैं, इंडिविजुअल हो सकते हैं, एंटिटी भी हो सकते हैं। तो क्या मैं मेरे काम कहाँ कहाँ है, मेरी ड्यूटीज क्या क्या है, मेरे फंक्शंस क्या क्या है, वो कहाँ लिखा है, सेक्शन 208 ऑफ द आईबीसी कोड 200 आईबीसी कोड में लिखा हुआ 2016। उन्होंने क्या लिखा है पढ़ लेते हैं। वो कहता है वेयर एनी इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन, फ्रेश स्टार्ट, लिक्विडेशन और बैंक्रप्सी प्रोसेस has been initiated, it shall be the function of IP to take such action as may be necessary in the following। ये ए से लेके ई तक है, ये समझे पूरी बुक है आईबीसी की, ये पूरी बुक है जहाँ पे मुझे ये समझना होता है कि आईपी के क्या फंक्शन, यानी 90% में यही कवर है कि चाहे वो फ्रेश स्टार्ट के में हो, चाहे वो इंसॉल्वेंसी इंडिविजुअल के रेजोल्यूशन हो, या वो सीआर कंपनी का रेजोल्यूशन हो, या प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी हो, या इंडिविजुअल बैंकरप्सी हो, या लिक्विडेशन प्रोसेस हो, इन सब में एक इम्पोर्टेंट रोल होता है आईपी का। और इन रोल का हम डिटेल डिस्कशन इन पर्टिकुलर चैप्टर में जा के करेंगे, तो इसलिए हम अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। 1A क्या कहता है वो भी समझ लेते हैं। वेयर द नेम ऑफ द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल इज प्रपोज टू बी अपॉइंटेड एज अ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इज अप्रूव अंडर सेक्शन दिस का मतलब 54A, it shall be function of such insolvency resolution further to such action may necessary to perform his function and duties prior to the intimation of the pre-package insolvency। मतलब चैप्टर 3 की बात करते हैं, चैप्टर 3 में ही जाएंगे, चैप्टर 3 1 में पार्ट सेकंड में जाएंगे। तो मोटा मोटा ये बात है कि भैया जो जो काम है फंक्शन है, फंक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, वो हम इन पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि सेक्शन 208 डिफाइन करता है कि एक इंसॉल्वेंसी का क्या क्या काम है, क्या क्या फंक्शन है, वो वहाँ वहाँ पे जाके उसको डिटेल करना है। साथ में सब सेक्शन 2 ये कहता है 208 का, ये देखिए कि आईपी हमेशा कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करेगा। कोड ऑफ कंडक्ट में क्या होगा, कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो कैसे करना है, किस तरीके से करना है, वो हम अब देखिए ए बी सी डी में कहता है, क्या कहता है, टू टेक रीजनेबल केयर एंड डिलीजेंस व्हाइल परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज, टू comply with all requirement and terms and conditions specified in the bylaws of the insolvency professional agency of which he is a member, to allow the insolvency professional agency to inspect his record, to submit a copy of record of every proceeding before the adjudicating authority to the board as well as insolvency professional agency of which he is a member, and to perform his function in such manner as subject to such condition as may be specified। इंटरेस्टिंग बात क्या हो गया, यानी कोई भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो है, जब भी वो अपना ड्यूटी अदा करेगा, तो ड्यूटी अदा करने के लिए उसको ए बी सी डी को ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है, भले सावधानी से करना, पर टेक केयर करना, हर चीज़ देख समझ के करना है काम। दूसरा कहता है जो भी रिक्वायरमेंट है, जो हर चैप्टर में एक आईपी का उसकी ड्यूटीज के रिगार्डिंग, ये काम आपको करना है, ये काम आपको करना है, पर्टिकुलर करना है, उसके अनुसार ही करना है। अपना दिमाग नहीं लगाना है, अपना दिमाग उस प्रोविजन पे लगाना है, और प्रोविजन जो कहता है उसके अनुसार अपने को एक्ट करना है। अब और बायलॉज, जो भी बायलॉज दिया है, जैसे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी में बायलॉज दिया है, आईबीसी के कोड पूरा लिखा हुआ है। टू अलाउ द आईपीए टू इंस्पेक्ट हिज रिकॉर्ड, यहाँ पे ये भी है कि आप काम करोगे, लेकिन ये बोर्ड 208 सेक्शन ये कहता है
कि इंश्योरेंस प्रोफेशनल एजेंसी को एट एनी टाइम आपके रिकॉर्ड को इंस्पेक्ट करने का राइट रहता है। इसके साथ जब आप ये सारे काम करोगे तो आप अपने जो रिकॉर्ड्स हैं उसकी कॉपी आप एजुकेटिंग अथॉरिटी, एजुकेटिंग अथॉरिटी किसे कहते हैं, NCLAT DRT। NCLT का मतलब कॉर्पोरेट के लिए, DRT का मतलब इंडिविजुअल के लिए। कौन सा इंडिविजुअल? जिसका इंसॉल्वेंसी करवाना, रिजोल्यूशन करवाना, ठीक है। तो अपनी कॉपी रखेंगे एंड और बोर्ड को भी दे सकते हो आप और आपकी एजेंसी को, और टू सच अदर फंक्शन, जो भी फंक्शंस डिस्क्राइब किया गया है उसको आपको कंप्लीट करना है। अब हम आते हैं, यानी 208 सिंपल सी बात ये कहता है कि भैया एक आईपी जो है कहाँ कहाँ परफॉर्म करेगा। दूसरा ये कहता है परफॉर्म करते टाइम जब वो ड्यूटी काम कर रहे हैं तो उसमें किन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। उन्हीं बातों में से एक जन्म आता है कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कोड ऑफ कंडक्ट को मेरे को फॉलो करके चलना है। तो अब कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो फर्स्ट शेड्यूल में, फॉर्म्स कितने थे, सेकंड शेड्यूल में। मैं फॉर्म्स का एक बार रिवीजन आपको बता देता हूँ, ABCDEFG, फिर से ABCDEEFGH, नो फॉर्मेट होता है। मैं नो को आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ए और डबल ए एप्लीकेशन आईपी के लिए, बी सर्टिफिकेट ऑफ आईपी के लिए, सी रिकॉग्नाइजेशन के लिए, डी